इतिहास एक ऐसा विषय है जो जितना दुरूह है उतना ही अगम्य भी है। बहुत आसान नहीं है इतिहास की कंदराओं में घुसकर उसमें से वास्तविक तथ्यों को निकाल लाना। इसलिए जब इस किताब का विचार मेरे दिलो दिमाग में आया तो मुझे लगा कि 150 साल पहले के घटनाक्रम में से सच्चाई को किस तरह छान कर बीन कर निकाल कर लाऊंगा, तो मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा था। मेरी दशा वैसी ही थी जैसे वन में भटकते हुए पांडव जब पानी की तलाश में सरोवर पर पहुंचे थे। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि कब पंथा, किस मार्ग पर चलना चाहिए। यही मेरी दुविधा थी, किस मार्ग पर चलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासो मुनिरस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। धर्मराज ने कहा कि धर्म का रास्ता, सच्चाई का रास्ता बहुत आसान है, लेकिन इसको लेकर मत भिन्नता है। तर्क प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, तर्क के आधार पर, सुश्रुतियों के आधार पर अलग अलग मत है। और ऋषि मुनि भी अलग अलग बात करते हैं। कोई कहता है तपस्या करो, कोई कहता है यज्ञ करो। और धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व, सत्य का तत्व, सन्मार्ग एक बहुत ही अंधेरी गुफा के भीतर है। तो क्या करना चाहिए? मुझ जैसे निरक्षर भट्टाचार्य को क्या करना चाहिए? तो धर्मराज ने कहा, महाजनो ये न गतः सपंथा। जिस रास्ते पर अच्छे लोग चले, महान लोग चले, श्रेष्ठ लोग चले, उस पर चलना चाहिए। मेरा रास्ता बहुत आसान हो गया। मैंने देखा कि इनके पदचिन्ह कहाँ कहाँ रखे हैं। विजयधर श्रीधर जी, राम पुनियानी जी, दया सिंह जी, अशोक जी, शिवा जी, आनंद वर्धन जी, इन जैसे लोग और आप में से बहुत सारे लोग, मैंने उनके पदचिन्हों पर अपने नन्हे नन्हे कदम रखे और इतिहास की वीथिकाओं में, इतिहास की कंदराओं में भटकते हुए 1857 की कई सारी अबूझ पहेलियों को हल करने की कोशिश मैंने की। हम सब जानते हैं कि लोक जीवन में अनेक तरीके की भ्रांतियां भी व्याप्त होती हैं और 1857 भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसको लेकर अनेक अनेक तरह के पक्ष हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने बहुत लिखा, भारतीय इतिहासकारों ने बहुत लिखा है। जब मैं उस पढ़ने की प्रक्रिया से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि मैं बहुत पढ़ चुका हूं, पर इससे ज्यादा महासमुद्र 1857 और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अभी शेष है। लेकिन मैंने कोशिश की उस महासमुद्र में से एक बूंद उसका आचमन किया और कोशिश की कि घटनाओं को एक क्रम में रखकर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, खास तौर से झांसी के नेवालगढ़ राजवंश और ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के आपसी रिश्तों की मैंने पड़ताल करने की इसमें कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर मतांतर भी है। कुछ इतिहासकार कोई और बात करते हैं, कुछ इतिहासकार कोई दूसरा पक्ष रखते हैं, किसी घटना विशेष का, किसी चरित्र विशेष का। मैंने कोशिश की है कि तस्वीर के दोनों पहलू सामने रख दूं। दो राजवंशों के परस्पर रिश्ते, अंग्रेज सरकार उस वक्त ईस्ट इंडिया सरकार थी, उसके साथ इन राजवंशों के रिश्ते, दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव और उसकी परिणति तक पहुंचने की मैंने कोशिश की है। मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इतिहास के पिता हेरोडोटस ने कहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। अगर मानवता ने इतिहास से कुछ सीखा होता तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता। अगर इतिहास से अंग्रेजों ने कुछ सीखा होता तो आजादी की पहली लड़ाई 1857 के बाद सबक सीखकर वे विदा हो गए होते और उन्हें हमारे महात्मा गांधी के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इतिहास, उसकी इतिहास की राख इसलिए नहीं होती कि हम उसमें अपनी उंगलियां डालकर उस राख को उड़ाएं और अपने चेहरे पर कलुष बोल दें। इतिहास की राख इसलिए होती है कि हम भविष्य की राह तय कर सकें, भविष्य के लिए सबक सीख सकें। मैंने यही कोशिश की है कि जो 1857 और सिंधिया वंश की भूमिका को लेकर कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित तो नहीं है,
लेकिन बराबर से और आमने सामने रखकर उन्हें शायद मैंने रखकर ये कोशिश की है कि आपको मैं बता पाऊं कि सचमुच उस वक्त किसकी क्या भूमिका थी। कई ऐसे छोटे छोटे और चरित्र हैं, जैसे शहजादा फिरोज शाह, बहुत कम उसकी बात होती है। परिशिष्ट में मैंने 1-2 पेज उस पर भी देने की कोशिश की। बहुत मजेदार बात एक है, विनायक दामोदर सावरकर हम सब जानते हैं। काला पानी से पहले की उनकी भूमिका हमारे भाई अशोक पांडे जी ने बहुत कुछ लिखा है। सावरकर, काला पानी और उसके बाद उनकी किताब आप पढ़िएगा। लेकिन सावरकर ने काला पानी से पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, जिसके लिए हम और आप इतिहास के विद्यार्थी उनके ऋणी होना चाहिए, वो है उनका 1857 की क्रांति पर लिखा गया ग्रंथ 1857 स्वातंत्र समर। लंबी कहानी उस पर मैं नहीं जाऊंगा। वे इंग्लैंड में रहते थे और उन्होंने उस किताब को पहले मराठी में लिखा, लेकिन उस वक्त ऐसा फॉन्ट नहीं बना था। फिर उनके कुछ साथी थे जो ICS की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इंग्लैंड में कोई छापने को तैयार नहीं हुआ, कोई उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो जर्मनी की प्रेस में छपा। बाद में उसका अनुवाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उसे प्रतिबंधित कर रखा। लेकिन मैं जो बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि आमतौर पर हम समझते हैं कि 1857 पर इस तरह का समग्र ग्रंथ लिखने वाले सावरकर पहले व्यक्ति थे। लेकिन सच्चाई ये है, 1857 की भारत में चल रही क्रांति पर जो व्यक्ति सबसे पहले लिख रहा था, प्रतिदिन लिख रहा था, उस व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स उस वक्त इंग्लैंड में रहते थे और अमेरिका के एक अखबार के लिए लेख लिखा करते थे। 1857 और 58 क्रांति के समापन तक लगातार कार्ल मार्क्स ने आलेख लिखे। एंजल्स के साथ उनका पत्र व्यवहार है, वो दुनिया के इतिहास में पहला दस्तावेजी प्रमाण है। लेकिन मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरे मन में पहली जिज्ञासा हुई कि कार्ल मार्क्स हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत में चल रही क्रांति पर कैसे लिख रहे हैं। तो पड़ताल करने में सामने ये आया कि हमारे बहुत खोजी पत्रकार यहाँ बैठे हैं मेरे सामने। दीपक तिवारी जी हैं, दुनिया की बड़ी खोजी पत्रकार संस्था के भारत में प्रमुख है। कार्ल मार्क्स भारत में चल रही क्रांति पर लिखने के लिए जो टेलेक्स मैसेज भारत से जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ब्रिटिश संसद को जो पत्र व्यवहार करती थी, जिस भी माध्यम से पानी के जहाज से सूचनाएं जाती थी, कार्ल मार्क्स रोज वहां भटकते थे, उन संदेशों को पढ़ते थे, उन फाइलों को पढ़ते थे और उसमें से निकाल कर लाते थे कि अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए हैं भारत में। क्रांति के समय ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का पहला वर्णन कार्ल मार्क्स ने 1857-58 में कर दिया था। विनायक दामोदर सावरकर की किताब 1907 में आई थी। कुल मिलाकर मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में खत्म करना चाहता हूँ। मैं पत्रकारिता का एक साधारण विद्यार्थी हूँ। मैं अशोक पांडे जी की तरह इतिहासविद नहीं, डॉक्टर राम पुनिया जी की तरह इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन एक जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में मैंने कोशिश की है कि घटनाओं को, व्यक्तियों को, चरित्रों को एक साथ रखकर आपके सामने पेश करूं। और इस पूरी यात्रा में, मेरे लेखन की इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति का नाम मुझे सबसे पहले देना था। वो मेरे इतिहास के प्रोफेसर MGS कॉलेज भिंड के डॉक्टर M.D. मिश्र। उन्होंने हमारे इस कालखंड पर बहुत कुछ लिखा है। मुझे आज भी याद है, MGS का जिक्र अतुल ने किया, हमारे छात्र संगठन को, हम सब लोगों को अटेर के किले में लेकर गए थे इतिहास यात्रा पर। मैंने जिंदगी में पहली बार सीखा था कि शिलालेख कैसे पढ़े जाते हैं। तो वे अस्वस्थ हैं, ग्वालियर में रहते हैं, डॉक्टर M.D. मिश्र। मैं उनको याद करना चाहता हूँ। इस मौके पर उन्होंने मुझे प्राथमिक इतिहास दृष्टि दी और इस किताब को लिखते समय भी बहुत सारी दुर्लभ सामग्री मुझे उनसे मिली थी। बहुत बड़ा उनका मेरे ऊपर उपकार है। और जब ये लिखना मैंने शुरू किया तो जिन 2-3 लोगों का जिक्र मुझे करना होगा, शर्मिला मार्टिन मेरी जीवन साथी, वे प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, बड़े अनुशासन में काम करती हैं, लेकिन मेरे ऊपर इस किताब को लिखते समय बहुत कठोर अनुशासन लागू कर दिया गया। मुझे ऑफिस से वल्लभ भवन से मंत्रालय से लौटती थी तो मुझे रोज रिपोर्ट देना पड़ती थी कि आज कितने पेज लिख लिए।
और जिस दिन अगर मैं उनसे कहता था आज मैं पढ़ता रहा लिख नहीं पाया हूँ, उस दिन मुझे बाकायदा इस बात के लिए तारीफ की जाती थी कि कल आज के बचे हुए पेज 20 पेज लिख देना। मेरी बेटियां सौम्या और शची, उनकी एक ही रट थी कि बाबा किताब का बात है, बहुत दिन हो गए, साल भर से आप कह रहे हो लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं, जल्दी आ जाना चाहिए। तो शहरवाला उनको इसका पूरा श्रेय। और एक और बात, वे इसकी पहली पाठक, समीक्षक और आलोचक भी है। यहाँ तक कि वे भी है, जो बड़ी निर्मल प्रोफेसर है, उन्होंने एक एक हलत और नुक्ते पर ध्यान देकर किताब को लिखते समय, टाइप होते समय, और आप लोगों को बताऊं, नई पीढ़ी को लोग हैं, मैंने ये पूरी किताब हाथ से लिखी, इतने सारे रजिस्टर हाथ से लिखे, मैंने टाइप नहीं किया उसमें एक पेज। और जैसा कि तुमने कहा था, हर कोई चाहता है कि इसका काम लोगों के सामने आए। हर एक पत्थर परिस्थिति चाहता है, हर एक पत्थर परस्तिश चाहता है, मगर अजर से बख्शिश चाहता है। अजर फारस में एक देवता है जिसके लिए कहा जाता है मिथक है कि वो जिस पत्थर को छू लेता है वो पत्थर बोलने लगता है, गाने लगता है। हर एक पत्थर परस्तिश चाहता है, मगर अजर से बख्शिश चाहता है। हर एक इंसान अपनी नेकियों की जमाने में नुमाइश चाहता है। तो आज की ये नुमाइश मेरी नेकी या बदी मैं नहीं जानता। इस किताब को आप लोग किस रूप में लेंगे, क्या सही गलत है मैं नहीं जानता। नाव कागज की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बात एक है, विनायक दामोदर सावरकर हम सब जानते हैं। काला पानी से पहले की उनकी भूमिका, हमारे भाई अशोक पांडे जी ने बहुत कुछ लिखा है। सावरकर, काला पानी और उसके बाद उनकी किताब आप पढ़िए। लेकिन सावरकर ने काला पानी से पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, जिसके लिए हम और आप इतिहास के विद्यार्थी उनके ऋणी होना चाहिए, वो है उनका 1857 की क्रांति पर लिखा गया ग्रंथ 1857 स्वातंत्र समर। लंबी कहानी उस पर मैं नहीं जाऊंगा। वे इंग्लैंड में रहते थे और उन्होंने उस किताब को पहले मराठी में लिखा, लेकिन उस वक्त ऐसा फॉन्ट नहीं बना था। फिर उनके कुछ साथी थे जो ICS की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इंग्लैंड में कोई छापने को तैयार नहीं हुआ, कोई उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो जर्मनी की प्रेस में छपा। बाद में उसका अनुवाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उसे प्रतिबंधित कर रखा। लेकिन मैं जो बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि आमतौर पर हम समझते हैं कि 1857 पर इस तरह का समग्र ग्रंथ लिखने वाले सावरकर पहले व्यक्ति थे। लेकिन सच्चाई ये है, 1857 की भारत में चल रही क्रांति पर जो व्यक्ति सबसे पहले लिख रहा था, प्रतिदिन लिख रहा था, उस व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स उस वक्त इंग्लैंड में रहते थे और अमेरिका के एक अखबार के लिए लेख लिखा करते थे। 1857 और 58 क्रांति के समापन तक लगातार कार्ल मार्क्स ने आलेख लिखे। एंजल्स के साथ उनका पत्र व्यवहार है, वो दुनिया के इतिहास में पहला दस्तावेजी प्रमाण है। लेकिन मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरे मन में पहली जिज्ञासा हुई कि कार्ल मार्क्स हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत में चल रही क्रांति पर कैसे लिख रहे हैं। तो पड़ताल करने में सामने ये आया कि हमारे बहुत खोजी पत्रकार यहाँ बैठे हैं मेरे सामने। दीपक तिवारी जी हैं, दुनिया की बड़ी खोजी पत्रकार संस्था के भारत में प्रमुख है। कार्ल मार्क्स भारत में चल रही क्रांति पर लिखने के लिए जो टेलेक्स मैसेज भारत से जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ब्रिटिश संसद को जो पत्र व्यवहार करती थी, जिस भी माध्यम से पानी के जहाज से सूचनाएं जाती थी, कार्ल मार्क्स रोज वहां भटकते थे, उन संदेशों को पढ़ते थे, उन फाइलों को पढ़ते थे और उसमें से निकाल कर लाते थे कि अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए हैं भारत में। क्रांति के समय ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का पहला वर्णन कार्ल मार्क्स ने 1857-58 में कर दिया था। विनायक दामोदर सावरकर की किताब 1907 में आई थी। कुल मिलाकर मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में खत्म करना चाहता हूँ। मैं पत्रकारिता का एक साधारण विद्यार्थी हूँ। मैं अशोक पांडे जी की तरह इतिहासविद नहीं हूँ, डॉक्टर राम पुनिया जी की तरह इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन एक जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में मैंने कोशिश की है कि घटनाओं को, व्यक्तियों को, चरित्रों को एक साथ रखकर आपके सामने पेश करूँ
और इस पूरी यात्रा में, मेरे लेखन की इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति का नाम मुझे सबसे पहले लेना था। वो मेरे इतिहास के प्रोफेसर एमजीएस कॉलेज भिंड के डॉक्टर एम.डी. मिश्र। उन्होंने हमारे इस कालखंड पर बहुत कुछ लिखा है। मुझे आज भी याद है, एमजीएस का जिक्र अतुल ने किया, हमारे छात्र संगठन को, हम सब लोगों को अटेर के किले में लेकर गए थे इतिहास यात्रा पर। मैंने जिंदगी में पहली बार सीखा था कि शिलालेख कैसे पढ़े जाते। तो मैं अस्वस्थ हैं, ग्वालियर में रहते हैं डॉक्टर एम.डी. मिश्र। मैं उनको याद करना चाहता हूँ। इस मौके पर उन्होंने मुझे प्राथमिक इतिहास दृष्टि दी और इस किताब को लिखते समय भी बहुत सारी दुर्लभ सामग्री मुझे उनसे मिली थी। बहुत बड़ा उनका मेरे ऊपर उपकार है। और जब ये लिखना मैंने शुरू किया तो जिन 2-3 लोगों का जिक्र मुझे करना होगा, शर्मिला मार्टिन मेरे जीवन साथी, वे प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, बड़े अनुशासन में काम करती हैं, लेकिन मेरे ऊपर इस किताब को लिखते समय बहुत कठोर अनुशासन लागू कर दिया गया। मुझे ऑफिस से वल्लभ भवन से मंत्रालय से लौटती थी तो मुझे रोज रिपोर्ट देना पड़ती थी कि आज कितने पेज लिख लिए। और जिस दिन अगर मैं उनसे कहता था आज मैं पढ़ता रहा, लिख नहीं पाया हूँ, उस दिन मुझे बाकायदा इस बात के लिए तारीफ की जाती थी कि कल आज के बचे हुए पेज 20 पेज लिख देना। मेरी बेटियां सौम्या और शची, उनकी एक ही रट थी कि बाबा किताब का बात है, बहुत दिन हो गए, साल भर से आप कह रहे हो, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जल्दी आ जाना चाहिए। तो शर्मिला, उनको इसका पूरा श्रेय। और एक और बात, वे इसकी पहली पाठक, समीक्षक और आलोचक भी है। यहाँ तक कि वो प्रूफ रीडर भी है, जो बड़ी निर्मल प्रूफ रीडर है। उन्होंने एक एक हलत और नुक्ते पर ध्यान देकर किताब को लिखते समय, टाइप होते समय, और आप लोगों को बताऊं, नई पीढ़ी को लोग, मैंने ये पूरी किताब हाथ से लिखी। कितने सारे रजिस्टर हाथ से लिखे, मैंने टाइप नहीं किया उसमें। और जैसा कि तुमने कहा था, हर कोई चाहता है कि इसका काम लोगों के सामने आए। हर एक पत्थर परिशिष्ट चाहता है, हर एक पत्थर परस्तिश चाहता है, मगर आजर से बख्शिश चाहता है। आजर फारस में एक देवता है जिसके लिए कहा जाता है, मिथक है, कि वो जिस पत्थर को छू लेता है वो पत्थर बोलने लगता है, गाने लगता है। हर एक पत्थर परस्तिश चाहता है, मगर आजर से बख्शिश चाहता है। हर एक इंसान अपनी नेकियों की जमाने में नुमाइश चाहता है। तो आज की ये नुमाइश मेरी नेकी या बदी मैं नहीं जानता। इस किताब को आप लोग किस रूप में लेंगे, क्या सही गलत है, मैं नहीं जानता। नाव कागज की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। आपके आभार प्रदर्शन से पहले मैं सिर्फ 2 सूचनाएं देना चाहता हूं। अपने लेखकीय वक्तव्य में सब कुछ कह चुका हूं। इस किताब में मेरी अपनी बात जो मैंने भूमिका में लिखी है, उसमें एक ऐसी सूचना है जो हो सकता है इस किताब के मंजर-ए-आम पर आने के बाद आज या कल में वहां से हट जाए जहां भी ये सूचना दर्ज है। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर अमृत महोत्सव को लेकर जो वेबसाइट बनी है, ये खुलासा आज मैं पहली बार आपके सामने कर रहा हूँ। यद्यपि उस वेबसाइट पर बहुत लोगों ने देखा होगा, हो सकता है नजर न गई हो। वर्तमान भारत सरकार मानती है कि सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, क्रांति में उनकी भूमिका अंग्रेजों के पक्षधर की थी। वर्तमान भारत सरकार मानती है कि अगर सिंधिया ने अपनी भूमिका ठीक निभाई होती तो शायद आज़ादी की लड़ाई उस वक्त सर कर ली गई होती। ये मैं इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि उसका जो URL है, वेबसाइट की जो लिंक है, वो भी मैंने इसमें दी है। हर तरह से उसे मैंने सुरक्षित रख लिया, उसका स्क्रीनशॉट और सब कुछ। लेकिन इतिहास को विकृत करने के दौर में जो तथ्य मिटाए जा रहे हैं, उन्हें इस तरह से सहेजने की मैंने कोशिश की है। और इस पूरी किताब का आखिरी लुभो लुभाव कि अगर आप अपने पुरखों की
उनकी सफलताओं का, उनकी कामयाबियों का गौरवगान करना चाहते हैं तो आपको उनकी विफलताओं, उनके सत्कर्मों के गौरव के साथ साथ उनके धर्मकर्मों के दाग अपने मराठा पाद पर झेलने ही होंगे। कोई भी पीढ़ी अपने पूर्वजों के किसी कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं होती। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये किताब कुछ और संदेश भी ले सकती है। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता 1857 में मेरे पुरखे क्या कर रहे थे, लेकिन अगर मैं उनकी गौरव गाथा गाऊंगा तो मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर वे उस वक्त अंग्रेजों का हुक्का भर रहे थे तो उसका दाग भी मेरे कंधे पर मुझे ढोना पड़ेगा। ये अंतिम बात। और ये दौर ऐसा है कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। मैंने कोशिश की है एक साधारण विद्यार्थी के नाते इतिहास का तो सच बोलने की इसमें कोशिश की है। फैसला आप सब करेंगे, पाठक माई बाप आप हैं, आप पढ़कर बताइए। जो कमियां होंगी वो सब सिरोधार्य करूँगा। आप सब पधारे, अपनी ज़िंदगी के, अपने दिनचर्या के इतने महत्वपूर्ण समय में से बहुत सारा समय आपने हम सबको दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शपथ है।